नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको लोकसभा और विधानसभा स्पीकर के बारे में जानकारी देंगे। संसद के हर सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अध्यक्ष सदन की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक होता है। अध्यक्ष के पास खास शक्तियां और विशेषाधिकार होते हैं। संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। उनकी और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95 और 96 से संबंधित है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वहीं निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे कानूनी विशेषज्ञ अभिजीत परमानंद पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-6127-937, 0120-6127-938। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? ये तो आपने एक बेसिक सवाल उठाया कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। जी। वास्तव में संसदीय परंपरा में विधान परिषद और विधानसभा और लोकसभा ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन हमारे यहाँ संसद केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दो हैं। जी। तो लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा द्वारा के लिए चुने गए सदस्यों द्वारा होती है। जो लोग लोकसभा में चुन के आते हैं वही लोग लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, वही लोग ले आते हैं। अब इसके पीछे दो तीन चीजें खास तौर पर जानने की हैं। जैसे लोकसभा में जब कोई अध्यक्ष चुन के आता है तो वह कैसे होता है उसका, ये उसमें राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करें। और प्रोटेम कौन होता है? जो सबसे सीनियर सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो 3-4 लोगों को और शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर, और उसके बाद उनमें से जब ये सारे सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाता है तो उनसे कहा जाता है कि आप एक स्पीकर का चयन करिए। अब स्पीकर के चयन के लिए सामान्य तौर पर तो यही देखा गया है कि जो पार्टी बहुमत में होती है उसी का व्यक्ति चुन के आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, चाहे तो और भी पार्टी का भी आ सकता है। लेकिन अगर केवल एक व्यक्ति आया है तो यूनानिमस माने सर्वसम्मति से उसका चुनाव हो जाता है, अन्यथा वहां पर मतदान होता है और उस मतदान में जो व्यक्ति विजयी होता है वही स्पीकर नियुक्त होता है। जी। अब लोकसभा अध्यक्ष के कहने का मतलब यह है कि जब वो चुन के आता है तो जब तक वो पार्टी में रहता है तब तक चुनाव तो किसी पार्टी पर चुन के आता है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक तरह से ऐसा व्यक्त करेगा जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, किसी के साथ कोई दुर्भावना नहीं रखेगा, सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है स्पीकर से। तो ये तो हुआ उसके चुनाव के बारे में और उससे अपेक्षाओं के बारे में। परमानंद पांडे जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे, लोकसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारियां और शक्तियां
आपने अपनी भूमिका में ही बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष सदन को कैसे चलाया जाए और किस ढंग से वहां अनुशासन और कैसे मर्यादा बनाई रखी जाए, इसके बारे में उसकी जिम्मेदारी होती है। ये उसके कर्तव्य में, उसकी जिम्मेदारी में। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हो चुकी है और ये कहा गया है कि हमारी गरिमा जो है सदन की गरिमा से ही पूरे देश की गरिमा जाहिर होती है। उसमें लोकसभा का अध्यक्ष जिस ढंग से बर्ताव करते हैं, जिस ढंग का व्यवहार करते हैं, उससे परिलक्षित होता है कि देश में लोकतंत्र किस ढंग से चल रहा है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष का व्यवहार निश्चित रूप से अगर ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव लोगों पर गलत पड़ेगा कि लोकतंत्र कमजोर स्थिति में। लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यक्ष की होती है, लोकसभा के अध्यक्ष की। अब ये इसमें तो ये देखना होता है कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां तो उसकी यही है कि लोकसभा को किस ढंग से अच्छे ढंग से चलाया जा सके और किस ढंग से लोगों में अनुशासन बनाए रखा जाए। ये उसका जिम्मेदारी खास तौर पर होती है कि वो देखे कि लोकसभा अब इतना आसान नहीं है जितना कहा दिया गया कि लोकसभा में उसकी जिम्मेदारी है कि वो ठीक ढंग से चलाए। वास्तव में इसको चलाने के लिए बहुत ही मशक्कत का काम होता है, इसमें बहुत ही अनुशासन का काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सदस्य जो होते हैं, जो चुन के आए होते हैं, वो इस ढंग का व्यवहार करने लगते हैं जो निश्चित रूप से निंदनीय होता है। कई बार वे लोग वेल में उतर आते हैं, जब वो सदन का जो वेल है उसमें उतर के आकर के नारेबाजी करने लगते हैं। तो लोकसभा सदस्य की ये गुरुतर जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को शांत करके और वहां ले जाए। अगर वो नहीं जिम्मेदारी, तो उसकी जिम्मेदारी में ये भी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उनको जिम्मेदार बनाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी नेमिंग की जा सकती है, उनको सस्पेंड कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उनको निष्कासित भी कर सकते हैं लोकसभा से। लेकिन निष्कासित करने के पहले और कुछ काम करना पड़ता है। उसको करके निश्चित रूप से लोकसभा के स्पीकर जो है उनको नेम कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं कि आपने ये गलत किया है, आइंदा से आप करेंगे तो इस ढंग से। और कई ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें सदस्य लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनपार्लियामेंट्री या असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसको एक्सपेंच करने का काम होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकते हैं। इस नाते लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी निहायत गुरुतर, निहायत भारी होती है और इसको करने से ही देश के लोकतंत्र की मजबूती का पता लगाया जा सकता है। जी सर, आपने लोकसभा स्पीकर और उनसे जुड़ी शक्तियों के बारे में तो बता दिया, विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, जो आपने धारा 93 का उल्लेख किया था अपने प्रस्तावना में, जी, उसी का ही एक तरह से आप समझेंगे तो रेप्लिका उसी चीज का एक उसको दोहराया जाता है विधानसभा में। जी, वही स्थिति आती है कि जिस ढंग से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है उसी ढंग से विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जी, और विधानसभा अध्यक्ष के बाद भी वही सारे अधिकार होते हैं, वही जिम्मेदारी होती है जो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। जी, विधानसभा के अध्यक्ष को ये देखना पड़ता है कि कैसे सदन में गरिमा को बनाए रखा जाए, कैसे सदन को अनुशासित रखा जाए, कैसे सदस्यों को ले आया जाए। और जैसे लोकसभा अध्यक्ष को है कि अगर वो बात आती है तो डिबेट की शुरुआत कहाँ से की जाए, मनी बिल के बारे में क्या किया जाए, इसमें विधानसभा में नहीं, इसमें ये बात को ले आते हैं कि किस ढंग से डिबेट की शुरुआत की जाए, पहले क्या लाया जाएगा, किस प्रस्ताव को रखा जाएगा और किस पर बहस कैसे कराई जाएगी, ये जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती। उसी तरह से जो स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो उसी ढंग से अपने बहस की शुरुआत कराएं और वो जिम्मेदारी ये देखें कि किस ढंग से सदस्यों का व्यवहार वहां पर हो। अगर उनका व्यवहार अवांछनीय है तो उस पर वो नियंत्रण लगाएं, ये काम है। लेकिन चुनाव जो होता है वहां विधानसभा के सदस्य लोग करते हैं, चुन करके आते हैं, वो करते हैं, और यहाँ पर लोकसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। तो दोनों की प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक समान है। बस केवल यही है कि जो चीज यहाँ लागू होती है वो चीज वहां लागू होती है।
ये चीज वहाँ लागू होती है। जैसे यहाँ 93 अगर धारा संविधान की लागू होती है तो वहाँ 174 की धारा लागू होती है। जैसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री होगी, वैसे ही वहाँ पर एक मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। तो इस नाते हमारा चूंकि संविधान जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर का संविधान है। फेडरल क्या दोनों तरह का है, यूनिटरी भी है, पार्शियली यूनिटरी पार्शियली फेडरल। तो इस नाते जो यहाँ पर लोकसभा का काम होता है वही काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है, और जिस ढंग से चुनाव लोकसभा अध्यक्ष का होता है कमोबेश वही तरीके से चुनाव वहां पर होता है। जी, स्पीकर की नियुक्ति से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए परमानंद पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या स्पीकर किसी विधायक की सदस्यता रद्द कर सकता है? दल बदल कानून के संदर्भ में बताएं, अगर हाँ तो किन हालातों में ऐसा किया जा सकता है? देखिए, स्पीकर अगर आप लोकसभा के संदर्भ में कर रही हैं तो भी, और विधानसभा के संदर्भ में कर रहे हैं तो भी, विधानसभा का स्पीकर जो है किसी भी सदस्य की सदस्यता खत्म कर सकता है, और लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो भी सदस्यता को खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसे अनाप शनाप ढंग से नहीं खत्म कर सकता। उसके पीछे पूरा उसको कारण होना चाहिए कि क्यों किसी की सदस्यता खत्म की जा रही है। जैसे दल बदल कानून लागू हुआ है, दल बदल कानून में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इस ढंग का दिखाई देता है कि उसने पार्टी पर चुनाव छीन करके, मैं 1 मिनट के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, कोई इसका मतलब ये नहीं रखा जाए कि मैं चुनाव जीत करके आता हूं यस पार्टी से या बीजेपी की तरफ से, और अचानक रातों रात में बदल देता हूं, कांग्रेस में आ जाता हूं, तो मेरी सदस्यता उसी हिसाब से शेड्यूल 10 के हिसाब से उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है, क्योंकि वो चुनाव निशान दूसरे का प्रयोग करके चुन करके आया है, और वह व्यक्ति उसकी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए, फिर उसे उसकी छूट होनी चाहिए कि वो जाए और चुनाव लड़े। लेकिन अगर यही चीज होती है कि अगर 2/3 बहुमत के साथ वो आदमी, मान लीजिए 100 हैं एक सदस्य पार्टी में, एक पार्टी में, और वहां पर 70 ऐसे सदस्य हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम जिस चुनाव पार्टी से चुनाव लड़के आए हैं, जिस चुनाव निशान पर, उस निशान को छोड़ करके हम दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वहां उसको सदस्यता कहा जाता है कि ये दल बदल नहीं हुआ, क्योंकि दल बदल कानून से आप बाहर हैं। आप उसमें ये देखते हैं कि नहीं, हम चुन करके आए हैं लेकिन पूरी पार्टी हमारे साथ आ गई है, बस केवल माइनॉरिटी के लोग वहां पर रह गए, माइनॉरिटी 25-30 लोग रह गए हैं उस समय में 100 लोगों में से, तो ऐसे को वहां पर स्पीकर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन 100 लोगों में से 5 लोग निकल के चले आते हैं, चुनाव किसी दूसरे पार्टी पर जीते हैं और वो छोड़ दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ दल बदल की कार्रवाई होगी, या नहीं तो व्हिप उनके खिलाफ जारी होता है। अगर वो व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। अगर अभी देखिए लेटेस्ट उदाहरण हम आपको देते हैं, आपको लेटेस्ट उदाहरण की यहाँ पर एक कैश पर क्वेरी सवाल आया, इसमें एक सदस्य के था कि ये पैसा लेकर के सवाल पूछती रही लोकसभा में, तो ये तो निश्चित रूप से अनएथिकल काम हुआ कि हमने आपको चुन करके भेजा, हमारी समस्याओं को आप उठाएं, और हमारी समस्याओं को न उठाने के बजाय जो व्यक्ति पैसा दे रहा है, जिसके पास पैसा है, वो आपको खरीद ले रहा है और आप उससे सवाल पूछवा रहे हैं उसके। तो इस कारण पर इसी नाते आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ने उनके खिलाफ एक समिति बैठाई है, वो इथिकल कमेटी में गया है मैटर, और उस कमेटी ने अब तो रिकमेंड कर दिया है कि इनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर देना चाहिए। अब देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष उस पर क्या निर्णय लेते हैं। इसके पहले की भी घटना में बताऊं कि राजा रामपाल सिंह का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है, और उस केस में ऐसा हुआ था कि कुछ सदस्यों ने एक पार्टी से चुनाव जीता और वो दूसरी पार्टी का समर्थन करने लग गए। उनका मैटर जो है लोकसभा अध्यक्ष ने उनको लोकसभा की सदस्यता से, उस समय चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको हटा दिया। अब वो लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई तो लोकसभा अध्यक्ष जो उस समय सोमनाथ चटर्जी थे, उन्होंने कहा कि हम जो इम्यून है, मेरे खिलाफ किसी भी जुडिशियल कोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, ना मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं। इस नाते उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा अध्यक्ष के नाते सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट को जो भी निर्णय लेना हो ले। वास्तव में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजा रामपाल सिंह के केस को निर्णय लिया कि अध्यक्ष इस मामले में सही थे, अध्यक्ष का निर्णय निश्चित रूप से
हम लोगों को संवरण करना चाहिए, वो मानना चाहिए। ये स्थिति है जी सर। क्या स्पीकर के आदेशों का न्यायिक अवलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? मेरी समझ से तो स्पीकर के, मैं अपनी अल्प जानकारी के अनुसार ये बता रहा हूँ कि स्पीकर के आदेशों का कोई न्यायिक जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, एक नहीं कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में एक बार ऐसा उदाहरण आया था कि एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश असेंबली में पर्चीबाजी की, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में वो व्यक्ति जमानत के लेने के लिए गया, तो उत्तर प्रदेश असेंबली वहां पर बैठी और उत्तर प्रदेश असेंबली ने कहा कि सारे हाई कोर्ट के जजेस को गिरफ्तार करके ले आ जाए। जी, स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसमें प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, सबको इंटरफेयर करना पड़ा और वो मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले आया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब लोग अपनी सीमाओं के भीतर काम करें तो अच्छा रहेगा। ये बात हो गई। आज से अभी आप देखे होंगे मणिपुर असेंबली को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया और मणिपुर असेंबली के स्पीकर ने उस नोटिस को लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह से राजा रामपाल सिंह के केस में आपने देखा होगा कि स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, स्पीकर से जानकारी लिए और स्पीकर ने कहा कि नहीं, मैं बाध्य नहीं हूं आपके सामने आने के लिए। अगर कोई चीज करना हो तो आप मेरे सेक्रेटेरिएट से, आप मेरे पीएस से या सेक्रेटेरिएट से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, मैं आपके सामने आने के लिए बाध्य नहीं हूं। इसी नाते स्पीकर के फैसले का आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जैसे महाराष्ट्र असेंबली की घटना हो ही रही है, इसके बारे में अभी चर्चा चल ही रही है। उस पर 7 जजेस की बेंच एक बैठने वाली है, वो करेंगे। और नेमाम रेबिया का केस जो है, वहां पर अरुणाचल प्रदेश का वो 5 जज की बेंच ने जो फैसला किया है, उस पर भी अब निर्णय होने वाला है। उस पर भी अब दिसंबर से सुनवाई होने वाली है कि उसमें देखा जाएगा कि क्या स्थिति है, क्या वो फैसला सही है, गलत है। लेकिन मेरी अपनी जानकारी के अनुसार स्पीकर के फैसले का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को लेकर केंद्र से जवाब मांगा है। इस जनहित याचिका में लोकसभा और 5 राज्यों के विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर नहीं होने पर चिंता जताई गई है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में बताइए सर। डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति वैसे ही होती है जैसे आर्टिकल जो धारा 93 अनुच्छेद 93 है, जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, वैसे ही डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होती है। उसमें कोई अंतर नहीं है। वो भी बहुमत से चुना जाता है और वो भी, उससे भी उम्मीद की जाती है कि चुनाव के बाद वो तटस्थ भाव से कार्य करेगा। लेकिन अब कई राज्यों में नहीं है और विधान, आप तो देख रहे हैं कि यहाँ तो वर्षों से नहीं कोई है। सामान्य तौर पर ये माना जाता रहा एज ए कन्वेंशन, कोई ये नियम नहीं, संवैधानिक रूप से नहीं है। एज बाई वे ऑफ कन्वेंशन, जिसको परंपरा कहते हैं, परंपरा के रूप में जो व्यक्ति जो विरोधी दल का होता है उसको ही डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ 1952 से यही परंपरा चलती रही, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से तो यहाँ कोई है ही नहीं, उपाध्यक्ष है ही नहीं यहाँ पर लोकसभा में। अब होना तो ये चाहिए कि अब उपाध्यक्ष रहना चाहिए। ये अच्छा एक संकेत देता है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा है कि अध्यक्ष हो, अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष हो। इसी नाते संविधान में उसका उल्लेख भी किया गया है। लेकिन अगर नहीं है तो अब कैसे काम किया जाएगा? वास्तव में मान लीजिए स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ गया, तो स्पीकर तो किसको इस्तीफा देंगे? स्पीकर प्रधानमंत्री को तो दे नहीं सकते हैं, स्पीकर राष्ट्रपति के पास सीधे तो जा नहीं सकते हैं। स्पीकर अपना इस्तीफा देते हैं उपाध्यक्ष को, जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको देते हैं, या उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना हुआ हो तो अध्यक्ष को देते हैं। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि एक पैनल होता है, उस पैनल में 7-8 लाख लोग होते हैं। ये एक पैनल में कोई सदस्य जो चुन करके आते हैं, वो पैनल बनता है। अगर वो उपस्थित हैं तो दूसरा उस पैनल का आदमी आता है, उसकी अध्यक्षता करता है। फिर वो नहीं है तो तीसरा या तीसरा, जो उपलब्धता के अनुसार वो पैनल के लोग लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। सत्य बात तो यह है कि उपाध्यक्ष का होना आवश्यक है, लेकिन आवश्यक इसलिए नहीं कि क्योंकि नहीं है तो क्या करेंगे। अब इसके लिए तो यही है कि जो पैनल के लोग हैं वही अध्यक्षता करें, अन्यथा बेहतर होता कि उपाध्यक्ष रहे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फैसला लेता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है।
कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का इंटरप्रिटेशन का काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। एक जनहित याचिका, जैसा कि आप बता रहे हैं, जनहित याचिका दायर की गई है और उस जनहित याचिका में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या ये जरूरी है, क्योंकि ये भी एक तरह का हस्तक्षेप हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको उपाध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक है, तब भी ये लोग कहेंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया से बाहर है। संविधान में 3 प्रमुख अंग हैं, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। तो विधायिका के क्षेत्र में न तो कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, न विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये बात तो आएगी, देखिए ये बहस के दौरान बात चलेगी, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को किस ढंग का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, व्याख्या कैसी होनी चाहिए संविधान की, संविधान में क्या वर्णित है और संविधान को किस ढंग से हम व्याख्यायित करते हैं, इस चीज का काम तो कोई सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। देखना होगा हमको कि क्या इस निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्पीकर से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। और आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।